हाँ तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था परागकोश। परागकोश के बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। हम परागकोश की जो चार परतें हैं उन चारों परतों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने बाह्य त्वचा, मध्य परत और अंतःस्थिशियम और टेबिटम के बारे में पहले पढ़ लिया था। ठीक है, इन सब के बाद हमने एक एक करके सभी परतों के बारे में पढ़ा। एक एक करके हमने सारी की सारी परतों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है परागकोश का स्फुटन। यानी इस परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमारा टॉपिक है परागकोश का स्फुटन। ठीक है, कैसे होता है परागकोश का स्फुटन। तो जब हमने परतें पढ़ी थी तब हमने चार परतें पढ़ी थी। नंबर 1 पे बाह्य त्वचा, नंबर 2 पे अंतःस्थिशियम, नंबर 3 पे मध्य परत। इस तरह से हमने परतों के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, सभी परतों का हमने एक एक करके क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। ठीक है, एक एक करके हमने यहाँ पे देखिए, ये वाली सबसे बाहर वाली बाह्य त्वचा, उसके अंदर वाली हमने पढ़ी है अंतःस्थिशियम, उसके बाद हमने पढ़ी है मध्य परत और सबसे लास्ट में कौन सी पढ़ी है, टेपिटम। ठीक है, तो यही परतें हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परागकोश का स्फुटन। तो हमने अंतःस्थिशियम पढ़ी थी। हमने कौन सी परत पढ़ी थी, अंतःस्थिशियम, या इसको बोलते हैं एंडोथीशियम। इसको अंतःस्थिशियम या फिर इसको क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। ठीक है, अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो कोशिकाएं होती है, इसकी कोशिकाओं पर अल्फा सेलुलोज का जमा हो जाता है। किसका जमा हो जाता है, अल्फा सेलुलोज का। अल्फा सेलुलोज का जमा होने पर ये कोशिकाएं क्या करती है, ये कोशिकाएं क्या करती है, नमी ग्रहण कर लेती है। नमी ग्रहण कर लेती है और नमी ग्रहण करने के बाद जब ये सूखती है तो ये तड़क जाती है। इसको अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, तड़कना। ठीक है, एंडोथीशियम ही परागकोश के स्फुटन के लिए जिम्मेदार है और उस एंडोथीशियम की कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज का क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है। और अल्फा सेलुलोज कोशिकाओं के मध्य जो अल्फा सेलुलोज होता है वो नमी ग्रहण कर लेता है, पानी ग्रहण कर लेता है, और जब धूप पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। और सूखने के बाद क्या हो जाता है, वो जब वापस जैसे तेजी से गर्मी पड़ती है तो वो तड़क जाता है। तो यहाँ पर इसको हम स्टोमियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमियम। तो हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं परागकोश का स्फुटन क्या है। कि परिपक्व परागकोश भित्ति का फटना क्या कहलाता है, परागकोश स्फुटन कहलाता है। परिपक्व परागकोश भित्ति का फटना क्या कहलाता है, परागकोश स्फुटन कहलाता है। इसमें हेल्प कौन करेगा, इसमें सहायता कौन करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अंतःस्थिशियम की ओस्ट कोशिका है, ये इसी को बोलते हैं स्टोमियम। अंतःस्थिशियम की जो ओस्ट कोशिकाएं हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, स्टोमियम कहेंगे। ठीक है, अब परागकोश का जो स्फुटन है वो कितने प्रकार का होता है, वो होता है हमारे पास 4 प्रकार का। जो परागकोश का स्फुटन है वो हमारे पास कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी के बारे में, परागकोश का जो टाइप्स है, स्फुटन का जो टाइप है, उस टाइप में सबसे पहले आता है अनुप्रस्थ स्फुटन। कौन सा स्फुटन आता है, अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन का मतलब क्या है, अनुप्रस्थ यानी आड़ा। कैसा, आड़ा। मान लीजिए हमारा ये परागकोश है, जैसे ये ले लीजिए आप, इसको आप देख सकते हो, ये मार्क करें यहाँ से। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये परागकोश इस तरह से, ये यहाँ से आड़ा इस तरह से पूरा का पूरा बीच में से कट जाएगा, तो इसी को बोलेंगे परागकोश का स्फुटन बीच में से कट जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ स्फुटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल तुलसी, आप सभी जानते हो तुलसी का पौधा होता है, इसी का
अच्छा सा एग्जाम्पल होता है। इसमें पराकोष का स्फुटन क्या होता है, आड़ा होता है, या इसको अपनी भाषा में बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्फुटन। आगे चलते हैं। आगे नंबर 2 पे आता है लंबवत स्फुटन। लंबवत यानी लंब बनना इस तरह से, ठीक है। लंबवत स्फुटन, पराकोष के लंबवत स्फुटन को क्या बोलते हैं, लंबवत स्फुटन। यानी पराकोष, जैसे ही पराकोष इस तरह से मान लीजिए, अब फिर दोबारा वही मार कर रहा हूँ उनके सामने, जैसे मार करके है पराकोष, तो ये खड़ा इस तरह से, इस तरह से क्या होगा, इसका स्फुटन हो जाएगा। तो पराकोष खड़ा करते हैं, ये आड़ा था, और इसको हम बोल सकते हैं खड़ा। क्या बोल सकते हैं, खड़ा। कोई भी पराकोष है वो खड़ा, अगर बीच में से तड़क जाए, फट जाए, स्टोमियम की यहाँ से तड़केगा भाई इस तरह से, तो वहां से उसको हम क्या बोलेंगे, पराकोष का लंबवत स्फुटन। ठीक है, ये पराकोष का लंबवत स्फुटन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। पराकोष का जो स्फुटन है वो होता है अगला छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय स्फुटन के बारे में बात कर रहे हैं। छिद्रमय स्फुटन, शीर्ष पर छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, शीर्ष पर छिद्र बन जाते हैं। पराकोष का जो शीर्ष होता है, हेड होता है, इस तरह से इस हेड पे छोटे 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 क्या हो जाएंगे, हेड पर छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे इस तरह से, और वहीं से क्या हो जाएगा, ये पराकोष क्या हो जाएगा, स्फुटित हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, पराकोष का छिद्रमय स्फुटन। नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मकोय या सोडियम नाइट्रम, ये इसका एग्जाम्पल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कपाटी स्फुटन। कपाट जानते हो आप, कपाट का मतलब क्या होता है, हमारे दरवाजा। अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, दरवाजा बोल दो, या फिर इस तरह से देख लीजिए आप, इस तरह से कपाट, यानी जैसे दरवाजा खुलता है ना इस तरह से, जैसे कोई पराकोष है, चलो ये पराकोष है, अब ये ऐसे कैसे बना हुआ है, तो इस तरह से ये बीच में से फट जाएगा, तो ये हो जाएगा कपाटी। जैसे किवाड़ खुलते हैं कुछ इस तरह से, कि भी किवाड़ खुलते हैं, कुछ इस तरह से भी किवाड़ खुलते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका स्फुटन हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, कपाटी स्फुटन। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल होता है बारबेरी। इसका एग्जाम्पल है बारबेरी। तो कैसे होगा, बीच बीच में से, यानी पालियों का बीच में से खुल जाना, क्या हो जाएगा, पराकोष का कौन सा स्फुटन हो जाएगा, पराकोष का कपाटीय स्फुटन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है पराकोष का स्फुटन। बहुत ही आसान जो टॉपिक है हमारे लिए, पराकोष का स्फुटन। इसमें परिपक्व पराकोष भित्ति का फटना पराकोष का स्फुटन कहलाता है, और इसमें हेल्प कौन करता है, सहायता कौन करता है, अंतःस्थिशियम की ओष्ठ कोशिकाएं या स्टोमियम सेल्स बोलते हैं। और स्टोमियम सेल्स कहाँ होती है, पराकोष की पालियों के बीच में किनारों पर, ठीक है, किनारों पर होती है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये इस तरह से स्टोमियम होती है। और इसके टाइप्स हमने पढ़े, अनुप्रस्थ स्फुटन, लंबवत स्फुटन, छिद्रमय स्फुटन, कपाटीय स्फुटन। और सबसे बढ़िया बात यही है, हमने इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस परागकोश की स्फुटन में कौन सहायता करता है, तो परागकोश की स्फुटन में हमारी हेल्प करता है एंडोथीसियम की स्टोमियम कोशिकाएं, और उनके ऊपर कौन किसका जमा होता है, अल्फा सेलुलोज का जमा होता है, जो पानी को ग्रहण करता है, पानी ग्रहण करने के बाद वापस सूख जाता है। वो भी इसलिए हम जानते हैं, हम कपड़े धोते हैं, पहले तो हम कपड़ों को पानी भिगोते हैं, ठीक है, भिगोने के बाद जब उनको सुखाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वो थोड़े टाइटली हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये परागकोश का हमारा स्फुटन है, अल्फा सेलुलोज का जमा हो जाता है, जो कि क्या करता है, पानी को ग्रहण कर लेता है, और नमी को या पानी को कुछ भी मान लीजिए आप, फिर बाद में जब उस पर धूप पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो सूख जाता है, और सूखने के बाद तड़क जाता है, इसी को बोलते हैं परागकोश स्फुटन। तो इस टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए प्लीज।